हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 1920 के दशक में, यानी 1920s का जो डेकेड था, उसमें जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं भारत में, और ख़ास तौर पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे 1920s के डेकेड में। जैसे कि आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि आज हम भगत सिंह, सूर्य सेन और अन्य रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने मेरे अभी तक पुराने टॉपिक्स नहीं देखे हैं, स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहां पर मेरे नाम से उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री बाय विशाल चौहान। उन टॉपिक्स को पहले आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और सारे टॉपिक्स जो है वो आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। और जो हमारी अप्रोच है इतिहास को पढ़ने की, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सो मेक श्योर आप पिछले सेशंस को ज़रूर देखें। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो मैं सवाल आपको सेशन के बीच में दूंगा उनके जवाब आपको कमेंट में देने ज़रूर हैं, राइट। और अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा इंस्टॉल करने का। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड एक पूरा स्मार्ट कोर्स उस पर अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको मटीरियल मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग में। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, वाई अट्रैक्शन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दैट मींस 1920 के दशक, 1922 के बाद, राइट, फरवरी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। उसके बाद क्यों जो यूथ है उसने रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म की तरफ जो है वो क्यों डायरेक्शन बढ़ाई। तो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा। अगर आपने उस चीज को स्टडी नहीं किया, मेरा लेक्चर नहीं लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, सो मेक श्योर आप जाके चेक करें। प्लेलिस्ट जो है वो ओपन कीजिएगा, मेरे नाम से आपको स्टडी आईक्यू के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस सेशन को जरूर देखिएगा, राइट। हमने नॉन कोऑपरेशन सेशन देखा, हमने नॉन कोऑपरेशन के पहले की घटनाएं भी देखी, होम रूल मूवमेंट अच्छे से समझा हमने, और हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद की घटनाओं में से एक सेशन स्वराजिस्ट और नौ चेंजर्स वाला जो सेशन है वो हमने अभी रिसेंटली ही कवर किया है। दैट मींस नॉन कोऑपरेशन के रिएक्शन में कौन कौन से जो है वो संगठन थे। मॉडरेट्स, जो कि नॉन कोऑपरेशन के समय मॉडरेट्स की जो वैल्यूज है उनको छोड़कर उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस को अडॉप्ट किया था। उन जो स्वराजित, उनमें से स्वराजित हमें निकलते हुए दिखे। दैट मींस चेंजर्स और नो चेंजर्स हमने दो जो है वो पॉलिटिकल सेक्शंस में बंटता हुआ देखा कांग्रेस को आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन उसके अलावा एक तबका ऐसा भी था जो कि दोनों ही आइडियोलॉजीज से सहमत नहीं था। दैट मींस वो नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स दोनों आइडियोलॉजी से, दैट मींस काउंसिल पॉलिटिक्स करना और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, राइट। प्रो चेंजर्स का क्या था कि काउंसिल पॉलिटिक्स की जाए, काउंसिल इलेक्शन जो हुए नवंबर 1923 में उसमें भाग लिया जाए, राइट। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। और दूसरी साइड थे नो चेंजर्स, गांधी जी के सपोर्टर्स जो थे, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहते थे, जो खादी को प्रोपेगेट करना चाहते थे, खादी को पॉपुलराइज करना चाहते थे, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाना चाहते थे। तो ये पिछले सेशन में मैंने आपको पूरा समझाया है। मेक श्योर यू वॉच दैट, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को मिस करेंगे तो वो थोड़ा तरीके से हिस्ट्री तैयार नहीं होगी। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। नाउ एक ऐसा जो है वो समाज का तबका भी था जो कि एजुकेटेड भी था, रेडिकल भी था, एंथुसियास्टिक भी था और करेजियस भी था। दैट मींस, और वेल एजुकेटेड किस सेंस में, केवल अंग्रेजी तर्ज पर ही नहीं, लेकिन जो बॉयकॉट मूवमेंट चला है स्वदेशी के समय से ही, सूरत स्प्लिट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, कैम्फोर्ड, मॉन्टेगू कैम्फोर्ड, और इन सारी चीजों की नॉलेज उन्हें थी। मतलब भारत में पिछले
अंग्रेजी शासन जब से है तो वो क्या कर रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, वो सारी चीजें उन्हें पता थी। प्लस यूरोप में जो नई भावनाएं उत्पन्न हुई सोशलिज्म और कम्युनिज्म की, प्लस उसके अलावा 1917 में जो रशिया में यंग सोशलिस्ट जो जीते हैं, यंग सोशलिस्ट लोगों ने जो जीत पाई है वहां पर, सोशलिज्म की जो जीत हुई, उससे काफी उत्साहित थे भारतीय जो यूथ था, वो सोशलिज्म के आइडिया से बहुत उत्साहित था। और जो सोशलिज्म का आइडिया है वो दोनों के खिलाफ जा रहा था, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है अंग्रेजों को, वो थोड़ा सा क्या है, वायलेंट है। वो वायलेंट कैसे है मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हमने देखा ना, नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स और अब रेवोल्यूशनिस्ट, तीसरे हिस्से आ गए कौन, रेवोल्यूशनिस्ट। उसके अलावा नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के अलावा हमने पिछले ही सेशन में समझने की कोशिश करी है वर्कर्स का क्या क्या रोल रहा है, और वर्कर्स जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके बारे में भी हमने समझा पिछले ही सेशन में जस्ट। और आगे एलोबरेशन हम उसका करेंगे ही, क्योंकि जब मैं आपको कम्युनिज्म वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन के बाद और सिविल डिसोबीडियंस से पहले, मैंने बोला ना माइलस्टोन टू माइलस्टोन चल रहे हैं हम। सो नॉन कोऑपरेशन के बाद और सिविल डिसोबीडियंस से पहले की घटनाओं में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने नो चेंजर प्रो चेंजर पढ़ लिया, हमने उसके अलावा AITUC पढ़ लिया, और आज हम रेवोल्यूशनिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल में सूर्य सेन, अनुशीलन या युगांतर जो ये ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या एक्टिविटीज करी। उसके अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में, या यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय, वहां पर मौजूद HSRA भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स जो हैं वो उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज करी, आज हम ये सब पढ़ेंगे। और किस तरह उनके मत प्रो चेंजर्स और नो चेंजर से अलग हैं, किस तरह उनके मत पहले वायलेंट थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज को भी डेवलप किया। इन सारे पॉइंट्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा है वाई अट्रैक्शन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहला ही पॉइंट देखिएगा, द सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हाउएवर लेफ्ट मेनी ऑफ देम डिसइल्यूजन्ड। देम कौन है, देम है वो सारे सत्याग्रही। क्योंकि सभी सत्याग्रही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो नो चेंजर्स बने, जो नो चेंजर्स रहे, वो भी सत्याग्रही ही थे। गांधी जी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, हेंस दे आल्सो केम टू बी नोन एज सत्याग्रहीज, राइट। सो जो नो चेंजर्स हैं वो है। उसके अलावा जो प्रो चेंजर्स बने, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो पूरी की पूरी जो टीम थी स्वराजित्स की, पिछले सेशन में मैंने आपको मेंशन किया है, उन्होंने भी तो पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन में, हेंस दे वर आल्सो केम टू बी नोन एज सत्याग्रहीज। और उसके अलावा बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, आजाद, भगत सिंह, ये सारे जो हमें देखने को मिलेंगे रेवोल्यूशनरीज HRA और HSRA के, वो सब भी पार्टिसिपेंट थे किसके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, हेंस वो सब भी सत्याग्रही थे। सो ये जो देम है, यानी कि जो सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद डिल्यूजन में थे। They began to question the basic strategy of nationalist leadership and its emphasis on non-violence and began to look for alternatives. युद्ध विराम युद्ध की नीति दो चीजें हैं, या तो इन लोगों को, या तो एक ऐसा पक्ष था जिसको वो समझ नहीं आई, या तो ऐसा पक्ष था जिनको वो कारगर नहीं लगी। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो समझ नहीं आई या तो कारगर नहीं लगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ नहीं आई, बिकॉज दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड लोग, ठीक है। सो दैट मीन्स हम ये नॉट, ये नहीं कि डिग्री है उनके पास, लेकिन पॉलिटिकल एजुकेशन है उनके पास, राइट, इंटेलेक्चुअल हैं। सो समझ उनको आई होगी युद्ध विराम युद्ध की नीति, लेकिन उनको लगा कि कारगर नहीं है। क्यों नहीं, यानी कि नॉन वायलेंस अंग्रेजों के खिलाफ कारगर नहीं लगा। उनको लगा कि हमें जो वायलेंस है उसको रिजोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो अंग्रेजी शासक है वो दमनकारी है। मैंने आपको सूरत स्प्लिट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बाद जो रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी एक टॉपिक लिया हमने, वहां पर आपको पढ़ना है। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्यों रिजोर्ट किया जाता है वायलेंस को, क्योंकि अंग्रेजी सरकार बहुत दमनकारी है और वायलेंस से ही उनको जवाब दिया जा सकता था, ऐसी उनकी सोच थी,
राइट। सो जो ऐसे सत्याग्रही थे जो कि ना ही प्रो चेंजर्स के साथ जुड़ना चाहते थे, ना ही वो मतलब उसी कंस्ट्रक्टिव वर्क के साथ जुड़े रहना चाहते थे, तो उन्होंने अब अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया कि ऐसे तो मतलब हाथ जोड़ने से या अंग्रेजों के साथ रहने से या भीड़ इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करने से काम नहीं चल रहा है, हमें भीड़ तो चाहिए ही, लेकिन वो भीड़ जो है वो वायलेंट होनी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। हो सकता है कि हमें इंडिविजुअल हीरोइज्म यानी कि फिर से जो है वो असैसिनेशंस देखने को मिले, असैसिनेशंस हमें करने पड़ेंगे, थोड़ा अंग्रेजों पे प्रेशर डालना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वो कामयाब क्यों नहीं रहा 1910 के बाद, और वही आज हम समझेंगे कि 1920 के बाद भी वो आइडियोलॉजी कामयाब क्यों नहीं रही। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द पार्लियामेंट्री वर्क ऑफ स्वराजिस्ट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमने पूरा देखा ये टॉपिक, पार्लियामेंट्री वर्क ऑफ स्वराजिस्ट और टू द पेशेंट अनड्रामेटिक कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क समय ले रहा था। अब ये जो यूथ था ये इनके पास, इनको ऐसा लगता था कि समय की हमारे पास कमी है, क्योंकि 1917 में रशिया में हो गया, हमारे पास नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। और जो गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क था वो था बहुत स्लो, धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना है। नॉन कोऑपरेशन खत्म हुआ 1922 में, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ 1930 में, बीच में उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क 7, 8, 9 साल चला। दैट मीन्स बहुत स्लो था रिलेटिवली। तो स्पीड अप करना चाहते थे वो। स्पीड अप क्यों होगा, स्पीड अप कैसे होगा, राइट। अब आपको समझना पड़ेगा स्लो क्यों है, क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंचने में समय लग रहा है। तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म है, उन्होंने कहा कि अगर लोगों तक पहुंचने में समय लग रहा है तो आवाज थोड़ी ज्यादा करो, राइट। दैट मीन्स कोई ऐसे एक्ट करो कि उसका शोर जो है वो ज्यादा हो, यानी कि उसकी चर्चा ज्यादा हो। अगर आप किसी अंग्रेजी अफसर को मार देते हैं तो उसकी चर्चा होगी, ज्यादा होगी, राइट। सो ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, दोनों का ही, चाहे वो कांग्रेस के हो, स्वराजिस्ट के हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज हो, तीनों का ही अल्टीमेट एम क्या है, जो इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट है उसको भारत से हटाना और भारत में स्वशासन या स्वराज लेकर आना है। यही सबका जो है वो एम है। सबकी फिलॉसफी अलग अलग थी। गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करके धीरे धीरे प्रिपेयर करना चाहते थे जनता को मास एजिटेशन के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ एचआरए या एचएसआरए या जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश, जो प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश, तब का यूनाइटेड प्रोविंस या पंजाब या उसके अलावा बंगाल के जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं, ये चाहते थे कि ये काम जल्द हो। अगर हम रेवोल्यूशंस का साथ लेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेज हमें मार दें। उनकी बिल्कुल क्लियर आइडियोलॉजी थी। उनको पता था कि अगर हम किसी अंग्रेजी अफसर को मारेंगे तो वो ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बच जाएंगे। उनको पता था अंग्रेजों के पास शक्ति ज्यादा है। उनको पता था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 साल में वो हमें धर के हमें एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन आइडिया ये था कि अंग्रेजों को मारेंगे तो लोगों के अंदर भय हटेगा, पहले तो कि अंग्रेज अजय नहीं है, अंग्रेजों को मारा जा सकता है, राइट। और दूसरी चीज ये कि अंग्रेजों को मारने पर जो गहमा गहमी होगी, जो चर्चा बढ़ेगी, जो मैसेज दिया जाना है सोशलिज्म का, वो जल्दी पहुंचेगा लोगों तक। समझ रहे हैं आप? लोगों को मारना खेल नहीं था उनके लिए, या ऐसा नहीं है कि लोगों को मार के उनको बहुत चैन पड़ा, क्योंकि सॉन्डर्स हत्याकांड में हमें भगत सिंह के द्वारा दी हुई स्टेटमेंट है ये कि उनको सॉन्डर्स की हत्या करने पर रेग्रेट है, वो पछताते हैं कि उन्हें नहीं मारना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि उसको मारना जरूरी था क्योंकि आवाम तक आवाज पहुंचानी थी, राइट। क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद एक बैलेंस वाली भावना आ गई थी, क्योंकि लाजपत राय जी की मृत्यु हुई, लोगों में वो हो गया था कि हमारे इतने बड़े लीडर को मार दिया। एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है ना। सॉन्डर्स को मारने पर वापस जो है वो टेबल में रख दिया इंसानों को, मतलब भारतीयों को वापस जो है वो सिचुएशन में ले आए कि उनका वो मेंटल स्टेट आ गया कि नहीं, हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट किया। सो मैं आपको समझाऊंगा आगे, सॉन्डर्स के साथ हम पढ़ेंगे क्या था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो मारना उनके लिए शौक नहीं है, मारना या इंसान के जीवन की कीमत वो जानते हैं। और वो जानते हैं कि दे आर नॉट एट अ प्लेस टू, मतलब टेक, किसी की जान लेने के लिए नहीं है वो बैठे हुए। क्यों? क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि अगर कोई सैन्य अफसर, अगर कोई पुलिस अफसर किसी भारतीय को मार रहा है तो वो ऑर्डर्स पे मार रहा है। तो किसी पुलिस अफसर को मारने का मतलब नहीं बनता है,
राइट। जो ऊपर बैठे हैं लोग, उनको शक्ति से उतारना पड़ेगा, किसी को मारने से मतलब नहीं बनेगा, उनको शक्ति से उतारना है। जो एक्चुअल काम क्या है, उनको मारना थोड़ी है। मैंने आपको बोला ना कि जो कॉलोनिस्ट लोग जो हैं वो, उनको हटाना नहीं है, मतलब उनको उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट नहीं करना, उस आइडिया को लोगों के दिमाग से हटाना है। वो जो उस तरह का जो कॉलोनिस्ट इंपीरियलिस्टिक स्ट्रक्चर है भारत से, उसको तख्ता पलट करना है। भारत में रिपब्लिक का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करना है। अब वो रिपब्लिक सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, वो हम आगे देखेंगे कैसी रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुई इंडिया में, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The parliamentary work of Swarajits or to the patient undramatic constructive work of no changer, they were drawn to the ideas that violent methods alone would free India. पार्लियामेंट्री वर्क भी काम नहीं आएगा, किसका? स्वराजित्स का। कंस्ट्रक्टिव वर्क भी काम नहीं आएगा, किसका? नो चेंजर्स का। नो चेंजर्स कौन? जो गांधी जी के साथी है। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या? जो नॉन कोऑपरेशन क्या है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है, खादी क्या है, इन सब का प्रोपगेशन जो है। और वायलेंट मेथड्स क्या है? कि जो असैसिनेशंस किए जाएं ऐसे अंग्रेजी अफसरों के जो कि भारतीयों पर क्रूरता करते हैं, राइट, क्रूअल हैं जो भारतीयों के लिए। नेक्स्ट चीज, नियरली ऑल मेजर लीडर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स हैड बीन एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेंट्स इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या बोला मैंने? कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके हिस्सेदार थे ये रेवोल्यूशनरी जितने भी लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग जोगेश चंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर एंड जतिन दास। ये सब क्या है? इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वापस ले जाने से इनकी भावनाएं आहत हुई। क्यों? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने जनता को वो एहसास करा दिया था कि अब हमें आजादी मिलने वाली है। लेकिन मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको समझाया कि किस तरह मूवमेंट वायलेंट होने लगा, और मूवमेंट को वापस लेना ही स्ट्रेटजी का सही जो है वो उस समय गांधी जी के अकॉर्डिंग उस समय सही स्ट्रेटजी यही थी कि मूवमेंट को वापस ले लिया जाए। क्योंकि अगर युद्ध में विराम नहीं लाया गया तो जो अंग्रेजी शक्ति है वो अब कुचल के, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि रीडिंग ने वार्निंग दे दी थी गांधी जी को कि या तो आप खुद वापस ले लो या तो मैं फोर्स का इस्तेमाल कर लूंगा। तो खून बहाना जो है वो ठीक नहीं था। युद्ध के बाद विराम लेना जरूरी था, रीग्रुप, रीइंफोर्स, रीऑर्गेनाइज करने का समय था जो कि लगाया गया। लेकिन उसी बीच क्या क्या हो गया? उसी बीच स्वराजिस्ट आ गए, नो चेंजर्स आ गए, रेवोल्यूशनिस्ट आ गए, वो सारी चीजें अब हम समझ रहे हैं एक एक करके, राइट। सो अगर आपने नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी नॉन कोऑपरेशन के साथ ही मैंने पढ़ा है, उन दोनों को आप पढ़िए, वो सारे सेशंस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, टू सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स एमर्ज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वन ऑपरेटिंग इन पंजाब, यूपी, बिहार एंड अदर इन बंगाल। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद दो रेवोल्यूशनरी जो है वो स्ट्रैंड्स उभरे, पंजाब, यूपी, बिहार और बंगाल। अब ये जो रेवोल्यूशनिस्ट है ना, इनके अंदर जो आइडियोलॉजीज है वो कहां से आई हैं? तो सोशलिज्म की जो भावना है, रेवोल्यूशन की जो भावना है, मार्क्सिज्म क्या है और किस तरह जो है वो लेबर्स का उत्थान होना चाहिए, पीजेंट्री का उत्थान होना चाहिए, सारे जो आइडियाज है ना, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म में आगे आपको कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने आपको बोला ना, वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर आने वाला हूं मैं जल्द ही, और वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स हम जोड़ते जाएंगे, वहां से समझेंगे हम। क्योंकि मैंने आपको बोला है वी हैव टू जनरेट अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हमें इस पूरी दुनिया के इतिहास को जोड़कर पढ़ना है। और अगर आप यूरोप के, नॉट जस्ट यूरोप लेकिन एशियाटिक कंट्रीज और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां सबके इतिहास को जब आप जोड़ोगे ना, उसका कंक्लूजन जब आप इंडिया में निकालोगे कि वहां पर क्या हो रहा था, उसके असर में भारत में क्या हुआ, तब जाके एक आपका एक ऐसा परसेप्शन जनरेट होगा, एक ऐसा ओपिनियन जनरेट होगा। उस ओपिनियन को लेकर जब आप लेखन शैली डेवलप करेंगे अपनी, उस ओपिनियन को जनरेट करके, या जो मल्टी ओपिनियन होंगे आपके, उसको लेकर जब आप राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे ना अपनी, तब आप जब मेंस लिखेंगे तो उभर के आएंगे नंबर, एग्जामिनर विवश हो जाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने में। नेक्स्ट चीज देखिएगा, मेजर इन्फ्लुएंसेस किन के रहे इन रेवोल्यूशनिस्ट पे, कुछ एक पॉइंट्स हम
देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियन, एआईटीयूसी का आना और एआईटीयूसी में धीरे धीरे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज का उत्पन्न होना, क्योंकि ट्रेड की बात थी, नॉट ट्रेड बट लेकिन जो लेबर्स हैं उनकी बात थी, और लेबर्स की बात हो और मार्क्सिस्ट के आइडियाज ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वहां पर हमें धीरे धीरे जो है वो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनमें हमें सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडिया, ये लेफ्ट विंग जो है वो बनता हुआ दिखा। तो उनका काफी इन्फ्लुएंस था किस पर, इन रेवोल्यूशनरीज पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू हार्नेस द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द न्यू एमर्जेंट क्लास ऑफ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन। देखिए, होम रूल मूवमेंट आया, होम रूल मूवमेंट के बाद मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेके आए, या मॉन्टेगू की डिक्लेरेशन के बाद ही जो मॉडरेट वाला हिस्सा है वो अंग्रेजों के साथ हो गया, यानी कि अंग्रेजों ने फिर से फिरकी डाली। एक बार उन्होंने फिरकी डाली थी, कौन सी, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, और वहां पर मुस्लिम्स अलग हो गए थे, मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया गया था। मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में भी यही हुआ, मॉडरेट्स जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ हो गए, मुस्लिम्स, वहां पर तो सिखों को भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एनी बेसेंट किस तरह जो है वो सही फैसला नहीं ले सकी, और जो बाल गंगाधर तिलक जी है उनको केस को परस्यू करने के लिए लंदन जाना पड़ा, लीडरलेस हो गया मूवमेंट। फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेट, उसी वो जो भीड़ जागृत हुई थी, जो टाउन टू विलेज का कनेक्शन जो है वो डेवलप हुआ था किसमें, हमारी क्या बोलते हैं इसको, होम रूल मूवमेंट में। उसका इस्तेमाल किया किसने, गांधी जी ने, मास एजिटेशन करने के लिए, मासेस को इकट्ठा करने के लिए। और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वापस ले जाने के बाद ये जो सारा इंटेलिजेंसिया था, ये जो जागरूक हो गया था, जिसको एक मूवमेंट चाहिए था, उसको सही डायरेक्शन या उसको एक वायलेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लीडर्स यहां पर अवेलेबल थे। सो ये जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे जो रेवोल्यूशनरीज, उन एनर्जीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लीडर्स चाहिए था, और ऐसे लीडर्स जो कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडिया से इन्फ्लुएंस थे और वायलेंट रेवोल्यूशन करना चाहते थे भारत में, उन्होंने ऐसे रेवोल्यूशनिस्ट को लीड किया, राइट। दैट मीन्स जैसे कि हमने 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद देखा ना कि जो यूथ है वो लीडरलेस था, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए युगांतर उनको मिल गया, अनुशीलन उनको मिल गया, राइट, गदर पार्टी उनको मिल गई। वहां यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ। नॉन कोऑपरेशन के जाने के बाद जो यूथ है उसकी एनर्जीज को कंसंट्रेट करने के लिए एचआरए आ गई, और बंगाल में युगांतर ने काम, युगांतर तो अभी भी काम ही कर रही थी बंगाल में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रशियन रेवोल्यूशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन 1917 रशिया में एक रेवोल्यूशन हुई, और उसकी सक्सेस एंड द सक्सेस ऑफ द यंग सोवियत स्टेट इन कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ, उससे भारत में जो सोशलिस्ट आइडियाज पनप रहे थे उनको काफी बूस्ट मिला। नेक्स्ट, न्यूली स्प्राउटिंग कम्युनिस्ट ग्रुप विद देयर एम्फेसिस ऑन मार्क्सिज्म, सोशलिज्म एंड प्रोलेटरेट्स। तो ये जो प्रोलेटरेट्स क्या है वर्ल्ड हिस्ट्री में समझाऊंगा, मार्क्सिज्म सोशलिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे हम क्या है। तो उनका असर भारत के इतिहास पे हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। और मार्क्सिज्म सोशलिज्म जब मैं आपको समझाऊंगा ना, कार्ल मार्क्स कौन था, उसकी आइडियोलॉजी पूरा हम स्टडी करेंगे कार्ल मार्क्स को अच्छे से, तब आपको क्लियर होगा कि ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, भारत में कैसे पहुंचे आइडियाज, और फिर भारतीय पॉलिटिशियंस ने कैसे उनका इस्तेमाल किया अलग अलग वर्गों में, चाहे रेवोल्यूशनिस्ट हो, चाहे प्रो चेंजर्स हो, नो चेंजर्स हो, ट्रेडिंग यूनियंस हो, उसके अलावा मुस्लिम लीग हो, सिख कम्युनिटीज़ हो, एंग्लो इंडियंस हो, और उसके अलावा चाहे वो लेबर्स हो, प्लांटेशन हो, चाहे अंग्रेजी सरकार हो, इन सब ने उन आइडियाज़ का कैसे यूज़ किया है। मैंने आपको बोला ना, एक बहुत अच्छी अप्रोच एक ये भी रहती है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री से ही शुरू करें, इतिहास की स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू करें, ताकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव आपका बनता है, और फिर भारत को आप पढ़ें, या आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं और फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव जनरेट करें। दोनों चीज़ें काम करती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे परसीव कर पाते हैं कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, जर्नल्स पब्लिशिंग मेमोयर्स एंड आर्टिकल्स एक्सटोलिंग द सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ रेवोल्यूशनरीज सच एज आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली। ये जर्नल्स का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो क्रांतिकारी अपनी जान खो बैठे उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, लोगों में जो यूथ है उसमें जोश भरने के लिए। नेक्स्ट चीज, नॉवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल एंड पत्थरदावी बाय शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा फिर ये बैन कर दिए गए थे।
इनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस था रेवोल्यूशनिस्ट पर। नेक्स्ट चीज देखिएगा, जैसे मैंने बोला ना, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में एक साइड और बंगाल में दूसरी साइड दो टाइप के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज घटी 1920 के दशक में। तो पहले हम पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार में क्या क्या रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी हैं पहले हम उनको समझते हैं। आइए, पहला पॉइंट देखिएगा, द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन दिस रीजन was dominated by हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी और HRA। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी और HRA। आइए समझते हैं। ऑलराइट, द HRA, सेकंड पॉइंट देखिएगा, पहले फर्स्ट पॉइंट का एक बार रिपीट कर लेते हैं। द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन द रीजन was dominated by हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, एसोसिएशन या आर्मी यानी कि HRA, जिसको बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से या HSRA के नाम से जाना गया। किस रीजन में? पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार के रीजन में ये आर्मी या एसोसिएशन जो है वो एक्टिव था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ये कर रहा था। कब, किसके बाद? नॉन कोऑपरेशन के बाद, हमने एस्टेब्लिश किया है ऑलरेडी। द HRA वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924 इन कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HRA की स्थापना कब हुई है? तो अक्टूबर 1924 इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिन सान्याल with an aim to organize an armed revolution to overthrow the colonial government and establish in its place the Federal Republic of United States of India, whose basic principle would be adult franchise। तो ये थी घोषणा HRA की। फिर से सुनेंगे हम, क्या थी HRA की घोषणा? कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको ओवरथ्रो किया जाना है, उसकी जगह फेडरेशन एस्टेब्लिश करनी है। किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की। और तीसरी चीज, जो गवर्नमेंट बनेगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होगी। ठीक है, यानी कि जो वोटिंग होगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होगी। यूनिवर्सल होगा या नहीं होगा वो आगे की डिस्कशंस थी, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, ऐसा वहां पर मेंशन किया उन्होंने। अब देखते हैं HRA का मैनिफेस्टो क्या था। 1924 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, उनका मैनिफेस्टो HRA का 1925 में आया, क्योंकि मैनिफेस्टो देने से क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि लोगों में HRA की भावनाओं को उत्पन्न करना और एज अ क्रेडिबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित होना HRA का बहुत अनिवार्य था। ठीक है, और संस्थापक तो हमने देखे ही, बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, ये सब जो है वो संस्थापक रहे HRA के। सो मैनिफेस्टो देखिए क्या है। पहला पॉइंट, डिक्लेयर्ड दैट HRA स्टूड फॉर एबॉलिशन ऑफ ऑल सिस्टम्स विच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। यानी कि HRA उन सभी तरह के सिस्टम के खिलाफ है जिससे मानुष का क्या कर रहा है? हनन, चाहे वो उसकी संपत्ति का हनन कर रहा हो, उसकी आज़ादी का हनन कर रहा हो। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन इंसान का दूसरे इंसान पर अगर हो रहा है तो उसका जो भी सिस्टम है, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी तरीके का सिस्टम है, उसका विरोध करती है कौन? HRA। यानी कि आदमी का आदमी के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट चीज, द HRA's मेन ऑर्गन, जो उनकी पत्रिका थी वो थी रेवोल्यूशनरी, हैड प्रपोज्ड नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज। अच्छा, उसमें लिखा क्या क्या उनके मैनिफेस्टो में ही कि रेलवेज का नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, एंड अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज सच एज शिप बिल्डिंग एंड स्टील। इसका नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज का, यानी शिप बिल्डिंग का, स्टील का, कोल का, ठीक है, ऑयल का, रेलवेज का, इनका नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए। यानी कि सरकार इन्हें चलाए और इनमें जो एम्प्लॉयज हों वो जो भारतीयों को, आप ऑब्वियसली भारतीयों को जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे इसमें। और HRA अगर अंग्रेजों का तख्ता पलट करने में कामयाब रहती है तो ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर हम तख्ता पलट करने में कामयाब रहेंगे तो रेलवे वगैरह को क्या करेंगे? हम नेशनलाइज कर देंगे, प्राइवेट हाथों में या पूंजीपतियों के हाथों में नहीं पड़ने देंगे इस तरह की बड़ी सर्विसेज को। ठीक है। नेक्स्ट चीज, द HRA हैड आल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट लेबर एंड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म्ड रेवोल्यूशन। अब मैंने आपको बोला ना HRA किससे प्रभावित है? सोशलिस्ट या सोशलिज्म के आइडिया से,
और सोशलिज्म क्या बोलता है, बेसिक मैं आपको बता देता हूं सोशलिज्म का, कि जो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म किसके विरोध में है, यहां से समझते हैं हम कि सोशलिज्म किस चीज का विरोध कर रहा है, किस तरह के सिस्टम का विरोध कर रहा है। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का विरोध कर रहा है कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। यानी कि जो ऐसे उद्योग हैं जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसका लगभग पूरी पॉपुलेशन पे अगर असर हो रहा है तो वो जनहित में होना चाहिए, किसी एक कंपनी या किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के परिवार के हाथ में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे रेलवेज है वो सरकार कंट्रोल करे, राइट, और उसमें सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे और उसके मुनाफे का फायदा जो है वो सभी लोगों को पहुंचे। तो इस तरह के जो बड़े जो हैं वो सर्विसेज हैं वो सोशलाइज किए जाएं, उनका नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी है, ये डिमांड थी उनकी। और दूसरी चीज कि जो पीजेंट्स हैं और जो लेबर्स हैं वहां से आर्म्ड रेवोल्यूशन का शुरू करना है। उनके पास हथियार होने चाहिए और अपनी बातों को मनवाने के लिए वो फोर्स का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल पीजेंट्री और लेबर के लेवल से आपको आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू करना है, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, ये मैं आपको बोला ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एस्टेब्लिश होने के लिए एक स्पेसिफिक तरह की सोसाइटी और एक स्पेसिफिक तरीके का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चाहिए। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है, जो पूंजीपति हैं, वो क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार का इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजनेस को चला के रखने के लिए, वो सरकार का इस्तेमाल करते हैं पॉलिसीज को एनफोर्स करवाने के लिए लोगों पर। सो दैट मीन्स अगर कोई मिल ओनर है, कोई बड़ा कैपिटलिस्ट है, और अगर उसको अपने मजदूरों से 12-12, 16-16 घंटे काम करवाना है, तो वो सरकार पे प्रेशर डाल के उससे ऐसे कानून बनवा लेगा। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको समझाऊंगा। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर का विरोध जो है वो सोशलिस्ट आइडिया रखने वाले शुरुआती पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सभी मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए, कुछ बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल मिनिमम वेज पर, उससे भी कम आप 16-16 घंटे काम करवा रहे हैं और मुनाफा केवल आपको हो रहा है, और जो आपके मजदूर हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, राइट। तो ये, और सेम गोज फॉर पीजेंट्री, सेम गोज फॉर जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, और उसको सरकार जो है वो टैक्स के नाम पर उनसे हथियार ले रही है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर रही है, कच्चे सामान को उससे प्रोसेस कर रही है, उस कच्चे सामान को प्रोसेस कर रही है, उससे प्रोड्यूस तैयार कर रही है, और फिर वो भारतीयों को हिलाकर बेचा जा रहा है महंगे दाम पर। तो ये जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसको बदला जाए। भारत में भारतीय ही उगाएं, भारतीय ही इस्तेमाल करें, भारतीय ही इंडस्ट्रीज में प्रोसेस हो वो सामान, भारतीय ही खरीदे, ताकि इंडिया की इकोनॉमी का रिवाइवल हो, ना कि भारत से पैसा जो है वो यूरोप में जाए और फिर वो विश्व युद्ध लड़े, राइट, जो कि हुआ भी। फिर भारत से ले लिया, ये भारत या अन्य कॉलोनीज से जो उन्होंने पैसा कमाया, उस पैसे के दम पे उन्होंने युद्ध लड़ा और बांट ली कौन कौन सी कॉलोनी, कौन कौन सा देश जो है वो कंट्रोल करेगा। पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में पूरे सिस्टम समझाऊंगा मैं कैसे हुआ है आपको, ठीक है। सो ये था HRA का मैनिफेस्टो। नेक्स्ट चीज, बिस्मिल ड्यूरिंग, लेकिन अब देखिए HRA ने शुरू में रेवोल्यूशनरी जो है वो यानी कि वायलेंट तरीके अपनाए। उन्होंने इंडिविजुअल वायलेंस भी किया और ग्रुप वायलेंस भी किया, ठीक है, एक एज ऑर्गेनाइजेशन भी वायलेंस किया। पैसा कमाने के लिए उन्होंने किसका साथ लिया, उनके पास पैसा तो था नहीं, अगर रेवोल्यूशन चलानी है तो हथियार चाहिए, हथियारों के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए चोरी करनी पड़ेगी। तो हमें काकोरी डकैती कांड जो है वो पढ़ने को मिलेगा आज, ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ है काकोरी में, उसको हम पढ़ेंगे ही। लेकिन अंत में बिस्मिल साहब ने अपनी मृत्यु के समय या उससे जस्ट पहले, बिस्मिल ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज अपील टू द यूथ टू गिव अप पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स, नॉट टू वर्क इन रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज एंड इंस्टेड वर्क इन ओपन मूवमेंट। अंत में बिस्मिल ने कहा कि इन हथियारों से, तमंचों से कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार के पास ऑब्वियसली बड़े हथियार, बड़े तमंचे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको उनसे जीतना है तो भीड़ को इकट्ठा करना पड़ेगा मास मूवमेंट में। यानी कि रात के अंधेरे में अगर आप चोरी कर रहे हैं, रात के अंधेरे में अगर ट्रेन का पटरा उखाड़ दे रहे हैं, अगर रात के अंधेरे में आप किसी अंग्रेजी अफसर को मार दे रहे हैं, तो उससे क्रांति नहीं आएगी। बदलाव तब आएगा जब आप खुले में, दिन के उजाले में
वायलेंट काम नहीं, दिन के उजाले में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सभी मिलकर जब आवाज उठाएंगे, सभी मिलकर जब विवश करेंगे अंग्रेजी सरकार को, तभी वो भारत से जाएंगे, राइट। ये मैसेज अंत में बिस्मिल ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ही अर्ज्ड द यूथ टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बिस्मिल ने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाए रखो, यूनाइट ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। एक और बात बोला कि कांग्रेस के साथ सभी जितनी भी लीडरशिप्स हैं सबको कांग्रेस के अंडर जोड़ दिया जाए। अब यहां पर इस चीज को कई तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है कि कांग्रेस ही चाहती थी, इस तरह बोला गया कि कांग्रेस पार्टी ही चाहती थी कि उनका ही नाम हो केवल आजादी के संग्राम में, बाकी कोई ना हो, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट देना, यूनाइटेड फ्रंट ही प्रोड्यूस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर अंग्रेजों को हटाना है या हटाना था अंग्रेजों को, तो एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके खिलाफ। दैट मीन्स अगर सभी भारतीय अपने आपस के मतभेद को छोड़कर एक साथ जुड़ के फ्रंट नहीं प्रोड्यूस करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तब तक नहीं हो सकता था। और कांग्रेस अगर सही के लिए था या गलत के लिए था, वो यूनाइटेड फ्रंट कांग्रेस के पास था उस समय। तो कांग्रेस बेसिकली है क्या? कांग्रेस बेसिकली किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा का ऑर्गेनाइजेशन ना होकर कांग्रेस एक मंच है। मतलब उस समय के हिसाब से बोल रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा मैं 1920 के दशक की बात कर रहा हूं। उस समय कांग्रेस एक मंच था। उससे पहले भी मॉडरेट्स के समय में भी, जो स्वराजिस्ट आए उनके समय में भी कांग्रेस क्या था? एक मंच था। उस मंच पर सभी पार्टियां या सभी जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी पेशे के हो, उन सबको एक साथ उपस्थित रहना है अंग्रेजों के खिलाफ। वो मंच, उस मंच को कहा गया कांग्रेस, राइट। क्योंकि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप खंगाल कर देखेंगे तो लाला लाजपत राय AITUC, जवाहरलाल नेहरू भी AITUC के साथ जुड़े हुए, फिर सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट साइड जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहले स्वराजिस्ट के साथ जुड़े और फिर उन्होंने युगांतर का भी साथ दिया, राइट। सो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक कांग्रेस पार्टी को आज जैसे हम जानते हैं, वो एक कांग्रेस पार्टी एक अलग एंटिटी है। उस समय कांग्रेस एक मंच था जिसपे सभी पॉलिटिकल ग्रुप आकर इकट्ठा होकर एक यूनाइटेड फ्रंट प्रोवाइड कर सकते थे अंग्रेजों को। ऐसा ही यही सेम बात कही बिस्मिल ने। नेक्स्ट चीज, बिस्मिल अफर्म्ड फेथ इन कम्युनिज्म एंड द प्रिंसिपल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल राइट्स ओवर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। कम्युनिज्म क्या कहता है कि धरती से निकलने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, उन सब पे सभी इंसानों का हक है। ऐसा नहीं है कि अब हो क्या रहा है बेसिकली कि जो तेल निकल रहा है उसमें पूंजीपतियों ने अपना कंट्रोल कर रखा है। भारत में तो मैक्सिमम सरकारी कंपनियों का कंट्रोल है, लेकिन धीरे धीरे हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल करें। जो पूंजीपति हैं वो बड़ी जो ऐसी सर्विसेज हैं लाइक रेलवेज हैं, उस पर पूंजीपतियों का कंट्रोल हो जाए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में हुआ। जैसे कि उसका प्राइम एग्जांपल USA है। जितनी भी बड़ी नेशनल लेवल की जो भी सर्विसेज हैं उसको लगभग प्राइवेटाइज कर दिया गया, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो पूंजीपति हैं उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है सारी चीजों को, राइट। और जब पूंजीपतियों के हाथ में होगा कोई भी एक बड़ा सर्विस जो कि मास पॉपुलेशन को असर डाल रहा है, तो वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे उसे। तो खैर सरकार चेक में रख सकती है उन्हें, लेकिन कब वो सरकार से मजबूत हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि किस तरह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे पूंजीपतियों का क्लियर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला है इतिहास में, ठीक है। तो हम समझेंगे छोटी छोटी बारीकियों को। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द फेमस स्टेटमेंट ऑफ द रेवोल्यूशनरी पोजिशन is contained in the book The Philosophy of the Bomb written by भगवती चरण वोहरा। The Philosophy of the Bomb, इसी फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हुए बाद में भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक हार्मलेस बॉम्ब को फोड़ा, क्योंकि जो बहरे हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, राइट। नॉट
नॉट अंग्रेजी बहरे, लेकिन भारतीय भी तो बहरे थे उस समय। भारतीयों तक भी अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए बड़ा धमाका करना जरूरी था, यानी कि कोई ऐसा ऐसा कोई कांड करना जरूरी था जिसकी चर्चा ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। इसीलिए उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो हार्मलेस बॉम्ब फेंका। उस बॉम्ब में शार्पनल्स नहीं थे, केवल वो आप मान के चलिए कि जैसे दिवाली का पटाखा होता है ना, केवल शोर करता है, उसके आप ज्यादा नजदीक जाओगे तो आपको जलाएगा, लेकिन कुछ एक उचित दूरी पर अगर आप हो तो वो आपको खास नुकसान नहीं करेगा, खाली आपको एक शॉक वेव महसूस होगी और लाइट आएगी बहुत सारी और शोर होगा। तो उस तरह का कुछ पंप था वो। नेक्स्ट चीज देखिएगा, काकोरी रॉबरी अगस्त 1925, देखते हैं क्या रही। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एचआरए वाज द काकोरी रॉबरी एक्शन, दे कॉल इट, राइट। एचआरए जो है वो अपने द्वारा की गई एक्टिविटीज को कहते थे कि हमें ये एक्शन लेना है, हमें ये एक्शन करना है, तो एक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया करते थे वो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एचआरए इज काकोरी रॉबरी। द मैन हेल्ड अप 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन जो है वो ट्रेन का नाम है, एट काकोरी, और काकोरी जो है वो क्या है, लखनऊ के नजदीक एक गांव है, राइट, एक सब अर्बन है, एक सब अर्बन प्लेस है। वहां पर जो है वो एक अंग्रेजी ट्रेन है, उस ट्रेन में अंग्रेजी खजाना था। खजाना कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका पैसा था, रेलवे का कैश था उसमें, उस कैश को लूटा जाए, क्योंकि रेवोल्यूशन चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हथियार खरीदने हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है कॉमरेड्स को, सो उसके लिए पैसा होना जरूरी है। तो पैसा जो है वो या तो भारतीय पूंजीपतियों से लूटा जाए या तो अंग्रेजी अफसरों से लूटा जाए, तो अंग्रेजों से लूटा जाए वो बेटर रहेगा, इसीलिए उन्होंने काकोरी में ट्रेन को लूटा। गवर्नमेंट क्रैकडाउन आफ्टर द काकोरी रॉबरी लेड टू अरेस्ट ऑफ मेनी of whom 17 were jailed, 4 transported for life and 4 Bismil, Ashfaq Ullah, Roshan Singh और राजेंद्र लहरी were hanged। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफक उल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, इन 4 लोगों को फांसी दी गई काकोरी कांड में। 17 लोगों को उम्र कैद दी गई, 17 लोगों को जेल हुई, जिसमें से 4 को जो है वो उम्र कैद दी गई और भेजा गया उन्हें कहाँ, काला पानी, ठीक है, अंडमान भेज दिया गया। और काकोरी कांड जो है वो रेवोल्यूशनिस्ट के लिए एक झटका था, क्योंकि काकोरी कांड करने की वजह से चर्चा तो बहुत हुई। अब मैंने आपको बताया ना, जो रेवोल्यूशनिस्ट है वो ये बात जानते हैं कि इस तरह का अगर वो इस तरह की कोई घटना अगर वो करते हैं ना तो वो पकड़े जाएंगे। हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन अंग्रेज उनको पकड़ तो लेंगे ही। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेने को क्यों तैयार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस तरह का कोई वो बड़ा कांड करते हैं तो उससे जो मैसेज जाएगा ना वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और उनका बेसिक फंडा ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सोशलिज्म या एचआरए का मैनिफेस्टो क्या है, ये आइडियाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो पूरी एचआरए की जो पूरी टीम है, दे वर रेडी टू डाई, वो मरने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट चीज देखिएगा, काकोरी रॉबरी के बाद एचएसआरए क्या है, ठीक है। काकोरी रॉबरी के बाद जो एचआरए है उसके मुख्य लीडर्स अरेस्ट हो गए, उनको फांसी पर लटका दिया गया, कईयों को जेल भेज दिया गया। अब जो बाकी जो बचे, क्योंकि अभी भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो अरेस्ट नहीं हुए थे, वो कामयाब हो गए थे वहां से निकलने में, राइट। So determined to overcome the Kakori setback, the younger revolutionaries inspired by socialist ideas set out to reorganize Hindustan Republic Association at a historic meeting in the ruins of Firozshah Kotla in Delhi। फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली फिरोजशाह कोटला, और किस वक्त, सितंबर 1928 को एचआरए के जो नौजवान जो बचे थे, जो बाकी लीडर्स बचे थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था या जो डायरेक्टली काकोरी कांड से नहीं जुड़े थे, उन्होंने क्या किया, एचआरए को रीडिफाइन किया, रीऑर्गेनाइज किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद, द नेम ऑफ एचआरए वाज चेंज्ड टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। एचएसआरए नाम रख दिया गया, एचआरए से सोशलिस्ट जो है वो वहां पर वर्ड ऐड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द पार्टिसिपेंट इंक्लूडेड भगत सिंह सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, ठीक है, फ्रॉम पंजाब, एंड विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा एंड जयदेव कपूर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये कुछ नाम है जिन लोगों ने अटेंड किया था क्या, एचएसआरए का एस्टेब्लिशमेंट,
नेक्स्ट चीज देखिएगा, द HSRA डिसाइडेड टू वर्क अंडर अ कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्टेड सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल। HSRA ने क्या डिसाइड किया कि हमें सोशलिज्म की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। अब यहां पर HSRA के पंजाब के लीडर्स भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, और उसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस के लीडर्स या बिहार के लीडर्स, राइट, ये सब इन्होंने क्या किया, अब जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि ये यूथ है, ये कॉलेजेस में पढ़ रहा है, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, तो इन्होंने लाहौर की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हो, इलाहाबाद के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हो, राइट, लखनऊ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हो, यहां पर करना क्या शुरू किया, यहां पर जनता को जागरूक करना शुरू किया। लाइक भगत सिंह और सुखदेव का ही अगर लिया जाए तो उन्होंने लाइब्रेरीज जो है वो ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी, ओपन मंच जो है वो नाटक जो है वो ऑर्गेनाइज करने शुरू करे, जिससे किया क्या उन्होंने जो HSRA है या जो सोशलिज्म के आइडियाज है उनको प्रोपेगेट किया। इनफैक्ट भगत सिंह तो अपने पास हमेशा किताबें रखते थे और जिन लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके उनको किताबें बांटते रहा करते थे वो, राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो किताबें देते थे कि पढ़ो तुम। उनका गोल क्या था कि आपको पढ़ना पहले आप पहले सीखो, अपने खुद से जो है वो आइडियाज को रिसीव करना शुरू करो, उसके बाद डिस्कशंस करो। उन्होंने जोर डाला कि डिस्कशंस किया जाए ज्यादा से ज्यादा सोशलिज्म पे। सो भगत सिंह और सुखदेव ने काफी समय तक, क्योंकि वो लाहौर वाले क्षेत्र में एक्टिव थे, तो लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित जो था, उस कॉलेज में उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। और लाहौर के क्षेत्र में जब साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय के साथ वो खड़े भी रहे। और लाला लाजपत राय, मैंने आपको कराया ही था, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आप मुझे तुरंत डेट बताएंगे कमेंट में कब वो लाठीचार्ज हुआ था, और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहां पर गेम सारा बदल गया, ठीक है। लाला जी की मृत्यु को एक बहुत बड़ा धक्का माना भगत सिंह ने। भगत सिंह ने बोला कि ऐसे कैसे हमारे इतने इंपॉर्टेंट लीडर को मार दिया आपने, राइट। यहां पर लाला जी की मृत्यु एक व्यक्ति की जान खोने से बड़ा था, भारत का जो नेशनल मूवमेंट है उसके स्वाभिमान पर कलंक था वो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने लाला लाजपत राय को मार दिया और भारतीय कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो यूथ है उनके मन में यही था कि ऐसे कैसे आपने लाला जी को मार दिया, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है सॉन्डर्स मर्डर केस, लाहौर, दिसंबर 1928। पॉइंट देखिएगा, जस्ट व्हेन द HSRA रेवोल्यूशनरीज हैड बिगन टू मूव अवे फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, राइट, क्योंकि काकोरी में कांड होने के बाद HSRA जो रीऑर्गेनाइज हुई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हमें इंडिविजुअल हीरोइज्म में, यानी कि हमें एज अ आतंकवादी काम नहीं करना, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उनको टेररिस्ट घोषित कर चुके थे, राइट। तो एज अ आतंकवादी काम नहीं करना है, क्योंकि अंग्रेज अगर आतंकवादियों का अगर हम पे टैग लगा देंगे तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मतलब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेगी और एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रोटेस्ट करेगी, और मतलब अभी कानून के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, कानून के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे ताकि हम पे सिडिशन ना लग जाए, राइट। बच बच के खेलने का उनका प्लान था। लेकिन लाला जी की मृत्यु के बाद फिर से वही कंडीशन आ गई। लाला जी की मृत्यु के बाद फिर से जो है वो उनको असैसिनेशन करना पड़ा, और सॉन्डर्स का उन्होंने असैसिनेशन किया। देखते हैं, just when the HSRA revolutionaries had begun to move away from individual heroic action, the death of शेरे पंजाब, लाला लाजपत राय के लिए एक और संज्ञा थी शेरे पंजाब, ड्यू टू लाठी blows received during a लाठी चार्ज on an anti-Simon Commission procession अक्टूबर 1928 and led them once again to take individual assassination। इंडिविजुअल असैसिनेशन से HSRA में डेवलप हुई जब उसने अपने आप को स्ट्रक्चराइज किया, ऑर्गेनाइज किया। लेकिन लाला जी की मृत्यु के बाद वो फिर से मूव हो गए किसमें? असैसिनेशन में, राइट। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु शॉट डेड सॉन्डर्स, राइट, द पुलिस ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लाठीचार्ज इन लाहौर। यहां पर सुखदेव भी नाम होना चाहिए, ठीक है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था इस कॉन्स्पिरेसी में। सो सॉन्डर्स को मार दिया गया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द असैसिनेशन वाज जस्टिफाइड। अब असैसिनेशन को जस्टिफाई कैसे किया HSRA ने? जो शब्द लिखे वो देखिए, ये था, द मर्डर ऑफ अ लीडर रिस्पेक्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल एट द अनवर्दी हैंड्स ऑफ एन ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर वाज एन इंसल्ट टू द नेशन। यानी कि भारत का एक ऐसा लीडर जो कि सभी तबके जिसकी इज्जत करते हो, चाहे वो उनके मतों से सहमत
हो चाहे ना हो, लेकिन लाला लाजपत राय वॉज यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड, नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया बट इन इंग्लैंड, यूएसए, थ्रू आउट वर्ल्ड। ही वॉज अ रिस्पेक्टेड वेल नोन पर्सनैलिटी। उसको आपने मार दिया और एक पुलिस अफसर ने मार दिया, ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है इंडियंस के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज द बाउंडन ड्यूटी of young men of India to efface it. We regret to have had to kill a person, but he was part and parcel of the inhuman and unjust order which has to be destroyed. अब यहां पर भगत सिंह के शब्द हैं ये, उन्होंने क्लियरली बोला है कि एक व्यक्ति की हमने जान ली, सॉन्डर्स को जो मारा उन्होंने क्लियरली बोला कि एक व्यक्ति की हमने जान ली, हमें बहुत खेद है उस बात का, जान लेना हमारा काम नहीं है, हम कातिल नहीं हैं। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार लाखों लोगों को मार रही है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना अनिवार्य था। ठीक है, तो ये जोश से भरा हुआ उनकी आइडियोलॉजी थी। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो कांड होता है बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी हो गई, ठीक है, सॉन्डर्स का मर्डर, और दूसरा है बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अप्रैल 1929 में हुआ। पॉइंट देखिएगा, द HSRA लीडरशिप नाउ डिसाइडेड टू लेट द पीपल नो अबाउट इट्स चेंज ऑब्जेक्टिव्स एंड द नीड फॉर अ रेवोल्यूशन बाय द मासेस। अब HSRA ने डिसाइड किया कि सॉन्डर्स को मारने पर ज्यादा गहमा गहमी हुई नहीं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी हमारा मैसेज पहुंचे। तो यहां पर बिल्कुल बेसिक प्लान बनाया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में धमाका किया जाएगा, उसकी वजह से अरेस्ट कर लिए जाएंगे हम। उन धमाका करके भागे नहीं वो, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, राइट। वो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद जो कोर्ट केस चलेगा ना, उस कोर्ट केस को इस्तेमाल किया जाएगा लोगों तक आवाज पहुंचाने में, क्योंकि कोर्ट केस में मौजूद होगा मीडिया, और जो प्रेस नोट करेगा और अगले दिन जो छापेगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये जो स्ट्रेटजी थी, जो स्टंट था, वो अपने समय से बहुत आगे का था और बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त जो है वो दोनों व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, काफी इन्होंने, और उसके बाद जो HSRA के और जो रेवोल्यूशनरीज अरेस्ट हुए इस पूरे केस में, उन लोगों ने जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भाषण दिए वो पूरे भारत ने पढ़े और वो काफी फेमस हुआ, और ये उनकी जो स्ट्रेटजी थी ये काफी हद तक कामयाब रही। आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ था। नाउ सेकंड पॉइंट देखिएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त were asked to throw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 8, 1929। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका जाना था अप्रैल 8, 1929 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। एक्चुअली पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस पास हुआ था, मैंने आपको बताया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो, या पब्लिक सेफ्टी बिल को पास होने नहीं दिया था किसने, स्वराजिस ने, फिर ऑर्डिनेंस के नाम पर पास कर दिया गया था। प्लस एक TDA आया था, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट्स। उस समय तो बिल था, फिर वो बाद में एक्ट बना, हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा है वो, राइट। सो पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है वो पास हो रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो यूरोपीय हैं और जो भारत में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोशलिज्म कम्युनिज्म को बढ़ा रहे हैं, उनको एक तो भारत से डिपोर्ट किया जाए, दूसरी चीज जो सोशलिज्म और ये जो यूनियंस बन रही हैं इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। सो बेसिकली ये रिस्ट्रेनिंग बिल्स थे, रिस्ट्रेनिंग एक्ट्स थे, उनके खिलाफ जो है वो विरोध करने के लिए ये बॉम्ब फेंका गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड aimed at curtailing civil liberties of citizen in general and workers in particular। civil liberties, लिबर्टी, राइट, आजादी जनता की और खासकर किनकी, वर्कर्स की, ठीक है। और यहां पर स्टेटमेंट क्या दी गई देखिए, द बॉम्ब्स हैड बीन डेलिबरेटली मेड हार्मलेस एंड वर एम्ड एट मेकिंग द डेफ हियर। जो पैम्फलेट्स फेंके उस समय, बॉम्ब फेंकने के बाद जो पैम्फलेट्स फेंके और जो नारेबाजी करी, उसमें उन्होंने कहा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उस पर लिखा होता है कि डेफ को क्या चाहिए, बहरा यानी कि डेफ, द डेफ हियर यानी कि बहरा जो है वो धमाका सुनो। अब द ऑब्जेक्टिव वॉज टू गेट अरेस्टेड एंड टू यूज द ट्रायल कोर्ट एज अ फॉरम फॉर प्रोपेगेंडा सो दैट पीपल बिकम फेमिलियर विद द मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब अंग्रेजी सरकार ने क्या एक्शन लिया। बहुत जबरदस्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में
हमने सबने वो मूवी देखी है। सो जिस तरह कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी कुछ उसी तरह जो है वो मूवी में दिखाया भी गया है और इट वाज वेरी इफेक्टिव। बहुत समय से बहुत आगे की सोची थी उन लोगों ने, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था वो। हुआ जनता तक खबर, जनता तक मैसेज जो है वो भगत सिंह का पहुंचा और जनता जनता में यानी कि एक हाउस होल्ड यानी भगत सिंह का नाम जो है वो खासकर लाहौर, दिल्ली, यूनाइटेड प्रोविंस और बंगाल तक के क्षेत्र में ये जो सिमिलर भाषा वाले जो लोग हैं इन सब के पास जो है वो यानी कि जहां पर उर्दू के अखबार जाते हैं ना, फिर बंगाल में बंगला अखबार हो जाते हैं, यहां तक जो है वो सारे उर्दू के अखबार हैं, पंजाब से लेकर बिहार तक इन सभी अखबारों में भगत सिंह की चर्चा हुई और भगत सिंह का नाम जो है वो घर घर तक पहुंचा। नाउ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर ट्राइड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सौंडर मर्डर केस में इन पे ट्रायल चला। सरकार का क्या रिएक्शन था, ठीक है। Second point, many other revolutionaries were tried in a series of other cases. In jail, these revolutionaries protested against the horrible conditions through fasting and demanded honorable and decent treatment as political prisoners. ठीक है, भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने बहुत लंबे समय तक भूख हड़ताल करी। क्यों? ताकि एक मांग जो है वो मनवाई जा सके। और वो मांग क्या थी अंग्रेजी सरकार से कि जो भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट बेहतर हो, उनको पढ़ने के लिए किताबें, अखबार, साफ कपड़े, मतलब उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, इसी फास्ट में या भूख हड़ताल में जतिन दास की 64वें दिन मृत्यु हो गई और जतिन दास जो है वो इस भूख हड़ताल के पहले शहीद हुए। जतिन दास के पार्थिव शरीर को जब लाहौर से कलकत्ता लाया गया तो रास्ते में हजारों की भीड़ जुटी और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो लगभग 6 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में गए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर सपोर्ट आ रहा था, किसका? जनमत जुड़ रहा था किसके साथ? भगत सिंह और उसकी आइडियोलॉजीज के साथ। नॉट जस्ट भगत सिंह अपने आप को नहीं बोलता था कि मैं हूं, लेकिन HSRA जो करना चाह रहे हैं, उनकी जो पूरी एसोसिएशन है उसके क्या आइडियोलॉजीज हैं वो जनता तक पहुंच रहे थे। वो आइडियोलॉजीज कितने सही थे कितने गलत थे ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि पॉपुलर क्या चीज हो रही है। ठीक है, बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। मैंने आपको गांधी इरविन पैक्ट कराया है। गांधी इरविन पैक्ट में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज जो है वो फांसी दे रहे थे और गांधी जी ने अपनी तरफ से जो कंडीशंस दी थी उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि इन तीनों की सजा जो है वो माफ हो जानी, मतलब इनकी फांसी टल जानी चाहिए। बेशक आप सजा दे दीजिए इन्हें, लेकिन इनकी फांसी टाल दीजिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने यानी कि इरविन ने बात जो है वो नहीं मानी गांधी जी की। अब यहां पर गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट पर साइन कर दिया, इस वजह से फांसी लग गई किसे? भगत सिंह को। तो मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। फांसी तो अंग्रेज दे ही रहे थे, गांधी जी ने रोकने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी बात मानते या नहीं मानते, गांधी इरविन पैक्ट पे साइन होता या नहीं होता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट अंग्रेजों ने फांसी देनी ही थी। क्यों? क्योंकि भगत सिंह जो है वो बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले मैंने एस्टेब्लिश किया है। तो गांधी जी जो है वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन यहां पर एक और क्रिटिसिज्म गांधी जी पर लगता है कि अगर भगत सिंह है ना, गांधी जी का क्या आइडिया था, वो गांधी इरविन पैक्ट पर साइन क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो फीका पड़ रहा था, वो धीरे धीरे धीमा पड़ रहा था, बहुत सारे लोग जेल में जा चुके थे। राइट, और गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी कि कोई अगर ऐसा मुद्दा हो, कोई अगर हॉट टॉपिक हो, उसको जो है वो बनाकर, उसको जोड़कर जो है वो मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए। यही गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। राइट, जैसे उन्होंने नमक कानून को बड़ा मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ क्या चलाया? सिविल डिसोबीडियंस। नमक कानून को आधार बनाकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया। तो यहां पर क्रिटिसाइज गांधी जी को यह किया गया कि अगर आपको मुद्दा चाहिए ही था तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को इस्तेमाल करके आपने रिवाइव क्यों नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? इस मुद्दे को इस्तेमाल करके आपने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू क्यों नहीं किया? हो सकता है कि अंग्रेजी सरकार पर इतना प्रेशर बनता कि फांसी टालनी पड़ जाती। ठीक है, तो
गांधी जी को जो क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि उनकी वजह से फांसी लग गई, ऐसा नहीं है। क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि उन्होंने इन तीनों लोगों की फांसी को मुद्दा क्यों नहीं बनाया, और ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया है ये मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा जब हम गांधी जी पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर ये सवाल यहां पर मैं आपको पिन करके जाऊंगा, ये सवाल इस पे सोचने की शुरुआत कीजिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि गांधी जी ने उस चीज को मुद्दा नहीं बनाया। सही था या गलत था, गांधी जी के अलग एस्पायरेशंस थे, क्या एचएसआरए और गांधी जी की आइडियोलॉजीज में जो टकराव थे उसकी वजह से भावनात्मक कोई फैसला लिया गांधी जी ने, इन सारी चीजों को हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन विवाद क्या है, वो विवाद मैंने आपके आगे पेश कर दिया। अब आपको सोचना शुरू करना है और इस पे मैं सेशन आगे लेकर आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, भगत सिंह बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, घर घर में भगत सिंह का नाम हुआ। आजाद वॉज इन्वॉल्व इन अ बिड टू ब्लो अप, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद हैं और वॉयसरॉय इरविन की ट्रेन पर हमला करने का फिर से उन्होंने कोशिश की। सो आजाद वॉज इन्वॉल्व इन अ बिड टू ब्लो अप वॉयसरॉय इरविन ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929। ड्यूरिंग 1930 there were a series of violent action in Punjab and towns of United Province। 26 इंसिडेंट 1930 में। वायलेंट क्या है ये? एक्शंस, यानी कि किसके द्वारा किए गए? एचएसआरए और उनके कॉमरेड्स के द्वारा। फाइनली आजाद डाइड इन पुलिस एनकाउंटर इन अ पार्क इलाहाबाद इन फरवरी 1931। फरवरी 1931 में आजाद को असैसिनेट कर दिया गया। एक्चुअली आजाद शॉट हिमसेल्फ, क्योंकि उनका नोशन था कि मेरा नाम ही आजाद है तो मुझे कैसे कोई कैप्चर कर लेगा। फाइनली ही शॉट हिमसेल्फ, मतलब जिंदा पकड़ में नहीं आना, क्योंकि जिंदा पकड़ में आए तो अंग्रेज टॉर्चर करेंगे, उन्हें टॉर्चर करेंगे और उनसे जो है वो चीजें उगलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। पूरे भारत में शौक मनाया गया इस बात का, पूरे भारत में लोगों ने फास्टिंग की। काफी समय तक जो है वो लोगों के मन में रोष भी रहा इस बात का कि, और देखिए बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जो आगे चलकर उसने तूल पकड़ी, लेकिन जो वायलेंट रेवोल्यूशन है उसके पर्सनली मैं भी जो है वो पूरी तरह पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। वायलेंस से, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से बोला है कि अंग्रेजी सरकार के पास ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा मैन पावर है, आप अगर वायलेंस करोगे तो वो आपको कुचल ही देंगे। लेकिन वायलेंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों को जागरूक करने के लिए वायलेंस कर रहे थे। मैंने आपको समझाया ना, अंग्रेजी सरकार अगर अंग्रेजी अफसरों को मार रहे हैं तो भारतीयों के मन में उनका डर हट रहा है। प्लस अंग्रेजी अफसरों को मारने से जो गहमा गहमी हो रही है, जो खबरें फैल रही हैं, राइट, जो न्यूज में जो आर्टिकल छप रहे हैं, जो पत्रिकाओं में, उससे ज्यादा लोगों तक जो है वो मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है। सो इस सेंस में बिल्कुल मतलब तेजी से जो है वो प्रोपेगेट हुआ आइडिया, क्योंकि भगत सिंह का ये जो बॉम्ब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो उन्होंने बॉम्ब फेंका है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स चली, बहुत ज्यादा संख्या तक इनके मैसेज पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगत सिंह और उनके पूरे कॉमरेड्स इतनी कम, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था, जिस समय उसकी मृत्यु हो गई उससे अभी मेरी उम्र ज्यादा है, राइट। और बहुत सारे आप भी होंगे जो उसके, हो सकता है कि हम उम्र हो जिस समय भगत सिंह की मृत्यु हुई। सो आप खुद सोच के देखिए कि क्या आपके अंदर वो साहस है जो भगत सिंह के अंदर था, या जो भगत सिंह के अलावा उनके, जो भगत सिंह का नाम जो है वो याद रखा जाता है, लेकिन भगत सिंह के अलावा जो पूरे के पूरी उनकी टीम थी, जो पूरे कॉमरेड्स थे, बाकी सब लीडर्स थे उस समय के, राइट, नॉट जस्ट भगत सिंह, लेकिन शाह को भी तो हैंग किया गया, राइट, आजाद भी तो हैं। मतलब उस समय के जितने भी रेवोल्यूशनिस्ट थे, नॉट जस्ट रेवोल्यूशनिस्ट, लेकिन उसके अलावा और भी पार्टी अलग मत के जो लोग थे, उनके अंदर जो साहस था, उस तरीके का साहस हमारे अंदर जो है वो अब नहीं देखने को मिलता है। सो ये चीज सराहनीय डेफिनेटली है उन लोगों के बारे में कि, और प्लस भगत सिंह वॉज अ वेरी वेल रेड पर्सन। इनफैक्ट ये बात क्लियरली कही जा सकती है कि अपने एज ग्रुप में भगत सिंह सबसे ज्यादा जो है वो पढ़ा लिखा, ये नहीं कि डिग्री इतनी थी उसके पास, लेकिन सबसे ज्यादा नॉलेज थी, सबसे ज्यादा तर्क शक्ति थी उस व्यक्ति के पास, सबसे बेहतरीन तरीके से वो अपने पॉइंट्स को जो है वो प्रेजेंट कर सके कोर्ट में। इसीलिए उनका ये पूरा का पूरा जो उन्होंने इस कोर्ट ट्रायल को एक फॉरम की तरह जो यूज किया है, जो आइडिया था, ये कामयाब भी रहा, ठीक है। आगे देखते हैं।
तो ये सारी घटनाएं हैं हमारी किसमें, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब की। अब हम देखते हैं बंगाल में ऐसी क्या सिमिलर ऐसी क्या घटनाएं घटी, राइट। सो देखिएगा, आफ्टर सीआर दास की डेथ, अब जैसे कि मैंने बोला नॉन कोऑपरेशन के जाने के बाद जो नॉन कोऑपरेशन के जो सत्याग्रही थे, ठीक है, उनमें से वही 3 हिस्से मैंने आपको बताए, कौन कौन से, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स और रेवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। जिन्होंने प्रो चेंजर्स को सपोर्ट किया, जिन्होंने नो चेंजर्स को सपोर्ट किया, और जो रेवोल्यूशन चाहते थे, जो ऊब चुके थे, दोनों काउंसिल पॉलिटिक्स से भी ऊब चुके थे और स्लो कंस्ट्रक्टिव वर्क से भी ऊब चुके थे। उनको कुछ ऐसा करना था कि जल्दी से जल्दी स्पार्क लोगों के मन में जागे, और वो जो कैसे हो सकता था, वो वायलेंस को अडॉप्ट करके ही हो सकता था। तो वैसा ही कुछ कहां पर हुआ, बंगाल में। तो बंगाल में कांग्रेस के स्ट्रांग नेता थे सीआर दास, और 1925 में सीआर दास की हो गई मृत्यु। So after C.R. Das's death in 1925, the Bengal Congress broke up into 2 factions, one led by J.M. सेनगुप्ता, जिसके साथ अनुशीलन ग्रुप जुड़ा, और दूसरा जो है वो सुभाष चंद्र बोस, जिसके साथ युगांतर ग्रुप जुड़ा। सीआर दास की मृत्यु के बाद सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस 2 कांग्रेस के लीडर बने, और इन लीडर्स के साथ रेवोल्यूशनरीज ने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया। सेनगुप्ता के साथ अनुशीलन और सुभाष चंद्र बोस के साथ युगांतर। अब अनुशीलन और युगांतर के बीच में मतभेद है, सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस के बीच में भी मतभेद है। जब तक सीआर दास जिंदा थे सबको कंट्रोल में रखते थे, सीआर दास के जाने के बाद ये सारे आपस में क्या हुआ, लड़ना शुरू हुए। अब ये इनके आपस में मतभेद भी हो रहे हैं और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, प्लस ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं इनके साथ रेवोल्यूशनरी भी जुड़ गए हैं। दैट मीन्स अब जो रेवोल्यूशनिस्ट है ना, वो अंग्रेजी अफसरों को मार भी रहे हैं, वो अपने रेवोल्यूशन के जो मैसेजेस हैं युगांतर और अनुशीलन के, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। अच्छा, आप तुरंत मुझे कमेंट में बताइए, मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया है एक्चुअली, मुझे तो अभी ध्यान आया कि युगांतर और अनुशीलन की स्थापना किसने की, कब की, कहां हुई, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, राइट। सो खैर, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो युगांतर और अनुशीलन है, इसने क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने सुभाष चंद्र बोस और जो सेनगुप्ता साहब हैं, इनका जो कांग्रेस पे पकड़ है, इसका इस्तेमाल किया अपना मैसेज आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास है जनमत। तो इन रेवोल्यूशनरीज ने कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में काम करते हुए, कांग्रेस तो अहिंसावादी, कांग्रेस में काम करते हुए भी इन्होंने रेवोल्यूशनरी घटनाएं करी। सो यहां पर ऑफिशियली कांग्रेस ने कंडेम किया रेवोल्यूशन को, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही रेवोल्यूशनिस्ट जो है वो काम करते रहे। ऐसा बंगाल में हुआ। और एक्शंस क्या क्या थे इनके, देखिएगा। पहला पॉइंट है, द एक्शंस ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूडेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन नोटोरियस कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट को मारने की कोशिश की गई बाय गोपीनाथ साहा इन 1924। गोपीनाथ साहा को बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। द गवर्नमेंट आर्म्ड, और जब कमिश्नर पर हमला कर दिया गया तो सरकार जो हो गई सतर्क, सरकार को लग गया पता कि ये फिर से रेवोल्यूशनरी वाला आ गया काम। तो अब सरकार ने ऐसे ऑर्डिनेंसेस या ऐसे बिल्स जो हैं वो पास कर दिए जिससे जनता पर कंट्रोल बढ़ गया, ठीक है, सरकार का। द गवर्नमेंट आर्म्ड विद न्यू ऑर्डिनेंसेस came down heavily on the revolutionaries, many including Subhash Chandra Bose were arrested. Gopinath Saha was hanged. गोपीनाथ साहा को किसके असैसिनेशन के चार्ज पर, कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट के असैसिनेशन की कोशिश के चार्ज पर क्या किया गया, फांसी दे दी गई। तो फांसी तो यहां पर साहा को भी लगी है, फांसी वहां पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को भी लगी थी। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इतने ज्यादा फेमस कैसे हो गए, साहा इतने ज्यादा फेमस क्यों नहीं हुए, इस पे आप जरा सोचिएगा। और कारण क्या है मैंने आपको इसी लेक्चर में समझा दिए हैं, ठीक है, क्यों वो फेमस हुए। क्यों फेमस होने का मतलब क्या है कि उनकी बातें ज्यादा लोगों तक क्यों पहुंची, राइट। उनके, या इस तरह भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंस के लिए सवाल बनते हैं कि जो बंगाल के रेवोल्यूशनरिस्ट हैं उनके जो तौर तरीके हैं वो कैसे डिफरेंट थे लाहौर के रेवोल्यूशनिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, चिट्टागोंग आर्मरी रेड देखते हैं अब, ठीक है। अप्रैल 1930 में चिट्टागोंग में आर्मरी
पे रेड हुई। चिट्टागोंग इज प्रेजेंटली इन बांग्लादेश। कुछ समय के लिए ये बर्मा का हिस्सा भी रहा, ठीक है। उस समय ये बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। कुछ समय ये मतलब ये बाउंड्री पे है, तो कुछ समय बर्मा के शासक इसको जीत लेते हैं, कुछ समय बंगाल के शासक इसको जीत लेते हैं, तो ये चलता रहता है, इसकी बाउंड्री बढ़ती रहती है। प्रेजेंटली जो है वो बांग्लादेश के पास है, ठीक है, चिट्टागोंग। उस समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। नाउ सूर्यसेन एक और ऐसे रेवोल्यूशनिस्ट हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया, जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे, और इनफैक्ट कांग्रेस के इतने खास थे वो कि नेशनलिस्ट कॉलेज के प्रोफेसर भी बने सूर्यसेन, ठीक है, चिट्टागोंग के नेशनलिस्ट कॉलेज के। नाउ सूर्यसेन had participated in non-cooperation movement and had become a teacher in the national school in Chittagong. He was imprisoned from 1926 to 1928 for revolutionary activities and afterwards continued working in the Congress. He was secretary of the Chittagong District Congress Committee. चिट्टागोंग की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के क्या थे वो, सेक्रेटरी भी थे और रेवोल्यूशनिस्ट भी हैं। 2 साल जेल भी काट के आए, स्टिल वो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो बंगाल की जो कांग्रेस है वहां की वर्किंग आप समझ सकते हैं। वहां की जो कांग्रेस है वो युगांतर और अनुशीलन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वहां के जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह गांधीवादी नहीं है। गांधीवाद का ज्यादा इंपैक्ट जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस, बंबई प्रेसिडेंसी और उसके अलावा लाहौर के क्षेत्र में ज्यादा है, ठीक है, यानी कि पंजाब के क्षेत्र में ज्यादा है। सो ही यूज्ड टू से ह्यूमनिज्म is a special virtue of a revolutionary. He was a lover of poetry and admirer of Tagore and Qazi Nazrul Islam. तो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट है सूर्यसेन के बारे में। लेकिन सूर्यसेन के बारे में हमें जो याद रखना है वो क्या था कि चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के क्या थे, सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो ये बैकग्राउंड है किसका, सूर्यसेन का। लेकिन सूर्यसेन को वही बात समझ आई जो एचआरए एचएसआरए के मेंबर्स को समझ आई थी कि नहीं ऐसे नहीं चल रहा, ठीक है। उनको भी यही लगा कि ये जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है ये बहुत स्लो है, ये जो काउंसिल पॉलिटिक्स है ये अलग तरीके की पॉलिटिक्स है, राइट। ये कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी सरकार नहीं मानेगी, तो हमें जो है वो रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। इनका सिंपल मानना था कि हम मर जाएंगे, हमें पता है कि हम मर जाएंगे, अंग्रेज हमें आज नहीं तो कल पकड़ के फांसी पे लटका देंगे, काला पानी में डाल देंगे, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं। ये बात वो जानते थे, समझते थे। लेकिन उसी के साथ ये बात भी जानते थे कि हमारे द्वारा किए गए बहादुरी के जो एक्ट्स हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों में जोश पैदा करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चिट्टागोंग में आर्मरी में रेड डाली, ठीक है। सूर्यसेन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, एक हथियारबंद विद्रोह करने के बारे में सोचा सूर्यसेन ने। और विद्रोह करने के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए। अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बाउल, टू शो दैट इट वॉज पॉसिबल टू चैलेंज द आर्म्ड माइट ऑफ माइटी ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ये एक शो करना था, एक ड्रामा था। ये ड्रामा किस चीज के लिए था, जनता को जागरूक करने के लिए कि देखो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हमने अंग्रेजों को नचाया, और भले ही हमको अंग्रेजों ने मार दिया लेकिन हमने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अब अगर हम 5-6 मिलके इतना कर सकते हैं तो अगर आप हजारों की संख्या में जुड़ेंगे तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या करेंगे। ये उनका मैसेज था, ठीक है। They had planned to occupy 2 main armories in Chittagong to seize the supply arms to the revolutionaries, to seize and supply arms to the revolutionaries, to destroy telephone and telegraph lines and to dislocate the railway link of Chittagong with the rest of the Bengal. Basic plan था उनका कि चिट्टागोंग में 2 जखीरे हैं अंग्रेजी सरकार के, यानी कि आर्मरीज हैं जहां पर हथियार रखा हुआ है उन्होंने। तो उन जखीरों को लूटना है, उन हथियार जहां पर रखे हैं उन आर्मरीज को लूटना है। दूसरी चीज, अंग्रेजी चिट्टागोंग पे कब्जा करना है, चिट्टागोंग पे अपना शासन चलाना है, राइट। सारे के सारे कम्युनिकेशन काट देने, रेलवे लाइन तोड़ देनी है ताकि रेल ना पहुंच सके, टेलीफोन और तार की लाइन जो है वो काट देनी है ताकि कम्युनिकेशन गैप आ जाए, ठीक है। ये था प्लान किसका, सूर्यसेन का। और ऐसा ही उन्होंने किया भी और काफी सक्सेसफुल भी रहा। द रेड वॉज कंडक्टेड ऑन
18 अप्रैल 1930, ठीक है, 18 अप्रैल, याद रखेंगे डेट ये, 18 अप्रैल 1930 को रेड की गई, जिसमें 65 एक्टिविस्ट, राइट, एंड इन्वॉल्व्ड 65 एक्टिविस्ट अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA, चिट्टागोंग ब्रांच, IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का बैनर लगा के उन्होंने, और चिट्टागोंग ब्रांच, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चिट्टागोंग ब्रांच ने ये क्या किया था, ये एक्शन था उनका, ठीक है। The raid was quite successful. Sen hoisted the national flag, took salute and proclaimed a provisional revolutionary government. ठीक है, सेन ने क्या किया, जब उन्होंने जो चिट्टागोंग की मेन आर्मरी थी उसको जब उन्होंने लूटा, वहां के अफसरों को जो है वो कैद बंदी बनाया अपना, उसके बाद आर्मरी के बाहर जस्ट उन्होंने सफेद जो है वो धोती कुर्ते में खादी के टोपी पहनकर, गांधीवादी टोपी पहनकर उन्होंने झंडा लहराया, तिरंगा, वहां पर सलूट दिया गया उन्हें, और उन्होंने एक प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करने की घोषणा करी, किसमें, चिट्टागोंग में, ठीक है। लेटर दे डिसअपीयर्ड इनटू नेबरिंग विलेजेस एंड रेडेड गवर्नमेंट टारगेट्स। उसके बाद क्या, अब उन्हें पता था कि सुबह होते तक अंग्रेज पहुंच जाएंगे, बड़ी संख्या में सेना की टुकड़ी पहुंच जाएगी, तो तुरंत रातों रात वो विलेज क्षेत्र में, यानी कि जो चिट्टागोंग के पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर उन्होंने मूव किया, और वहां पर जहां जहां पर जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स थी, राइट, चाहे वो उद्योगपति हो ब्रिटिश, या ब्रिटिश अफसर हो या दफ्तर हो, उन सबको लूटा, और 3 साल तक अंग्रेजों को घुमाया। 3 साल के बाद जाके सूर्यसेन अरेस्ट हुए, ठीक है। तो 3 साल तक सूर्यसेन जो है वो भटकाते रहे अंग्रेजों को, ठीक है। लेटर दे डिसअपीयर्ड इनटू नेबरिंग विलेजेस एंड रेडेड गवर्नमेंट टारगेट्स। नेक्स्ट, सूर्यसेन वाज अरेस्टेड इन 16 फरवरी 1933 और 22 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी गई। बट द चिट्टागोंग रेड फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी माइंडेड यूथ एंड रिक्रूट्स poured into revolutionary groups in a steady stream. लेकिन चिट्टागोंग आर्मरी रेड से हुआ क्या, हुआ ये कि लोगों के मन में, क्योंकि इनको पता था कि एक ना एक दिन हमें पकड़ लिया जाएगा और हमें ट्राई करके, यानी कि हम पे केस चलाकर हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन इन्हें पता था कि हमारी मृत्यु का असर ये होगा कि जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेगा रेवोल्यूशनरी कॉज के साथ। तो जो उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट करके गए, वो तो सूर्यसेन को फांसी दे दिए जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े इस कॉज के साथ, ठीक है। अब देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। बंगाल में जो नया फेज आया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, एक बार पहले आया था, मैंने आपको बताया था, बालासोर में बागा जतिन को मार दिया गया था, ठीक है। एक तो वो फेज आया था, अब ये दूसरा फेज है, नया फेज है। इसके और एस्पेक्ट्स देखिए क्या है। पहला पॉइंट देखिएगा, देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग वुमेन, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी थी, और ना ही सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल असैसिनेशंस किए महिलाओं ने यहां पर, ठीक है, और सूर्यसेन के अंडर रहकर। दीज वुमेन प्रोवाइडेड शेल्टर, कैरिड मैसेजेस एंड फॉट विद गन्स इन हैंड, ठीक है। प्रोमिनेंट वुमेन रेवोल्यूशनरीज इन बंगाल ड्यूरिंग दिस फेज इंक्लूडिंग प्रीतिलता वादेदार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रीतिलता वादेदार, हु डाइड कंडक्टिंग अ रेड, जिनकी मृत्यु हुई रेड के दौरान। कल्पना दत्त, हु वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड अलोंग विद सूर्यसेन, कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ जो है वो केस चला और फिर उनको उम्र कैद दी गई, ठीक है। शांति घोष और सुनीति चंदेरी, स्कूल गर्ल्स ऑफ कोमिला, हु शॉट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दिसंबर 1931, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार दिया किसने, शांति घोष और सुनीति चंदेरी ने। और बीना दास, कॉन्वोकेशन, अपनी ही कॉन्वोकेशन के दिन डिग्री रिसीव करते हुए उन्होंने गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी माथे में। बीना दास, हु फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द गवर्नर व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री ऑन द कॉन्वोकेशन फरवरी 1932, राइट। तो इस तरह जो महिलाएं हैं वो भी दूर नहीं थी, ठीक है। किस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, जो सूर्यसेन के अंडर जो रेवोल्यूशनरी घटनाएं हो रही थी, वहां पर महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही थी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन ग्रुप एक्शन एम्ड एट ऑर्गन्स ऑफ कॉलोनियल स्टेट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। ग्रुप एक्शन यानी कि ये नहीं है कि कुछ व्यक्ति जो है वो रेड डाल रहे हैं, बड़ी संख्या में एक ग्रुप जो है वो रेड डाला करता था, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट एन एग्जांपल बिफोर यूथ एंड टू डिमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी।
मैंने आपको समझाया ही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि यूथ को समझाया जाए कि भले ही हम इस तरह के, अब वो मैसेज भी देते थे कि हम कातिल नहीं हैं, हम शौक की वजह से कत्ल नहीं कर रहे हैं किसी अंग्रेजी अफसर या किसी भारतीय का भी, क्योंकि अगर वो किसी पुलिस चौकी पे रेड डाल रहे हैं तो वहां पर भारतीय अफसर होंगे, राइट। सो दैट मीन्स ये कि हम कातिल नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार को अगर हमें चैलेंज करना है तो उन्हीं के तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, हिंसा हमें करनी पड़ेगी, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, some of the earlier tendencies towards Hindu religiosity was shed and there were no more rituals like oath taking and this facilitated participation by Muslims। ठीक है, पहले जो शपथ ग्रहण का समारोह हुआ करता था और जो भी मूवमेंट चलता था बंगाल के क्षेत्र में वो इधर हिंदू डोमिनेटेड या मुस्लिम डोमिनेटेड ऐसा कुछ हुआ करता था, लेकिन इसमें नहीं था। सूर्य सेन की पूरी गैंग में मुस्लिम्स भी शामिल थे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, सूर्य सेन हैड मुस्लिम सच एज सतार, मीर अहमद, फकीर अहमद मियाँ एंड तुनु मियाँ उसके ग्रुप में। किसके ग्रुप में? सूर्य सेन के ग्रुप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके ड्रॉबैक क्या थे इस मूवमेंट के। बंगाल में हुआ है पूरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसके ड्रॉबैक क्या है? पहला पॉइंट देखिएगा, द मूवमेंट रिटेन्ड सम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स, इट फेल्ड टू इवॉल्व ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। कंजर्वेटिव एलिमेंट्स रह गए, यानी कि ये लिबरल सोच जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए ज्यादा लोगों तक। यानी कि मान लीजिए कुछ, एक जरूरी नहीं है कि सभी सेक्युलर हैं, कहीं कुछ जगहों पर हमें धर्म के नाम पर भी गुट जो है वो बंटता हुआ दिखा। उसके अलावा ज्यादा बड़े लेवल पर यहां पर क्या हो रहा था कि रेड की जा रही थी, लूटा जा रहा था अंग्रेजी धन और फिर उसको फर्दर रेड्स के लिए यूज किया जा रहा था उस धन को। ठीक है, तो इससे जो जनता है उसके उत्थान का काम थोड़ी हो रहा था। अंग्रेजों को चैलेंज किया जा रहा था डेफिनेटली, लेकिन जनता के उत्थान का काम नहीं हो रहा था। सो इट है एक बड़ा सोशियो इकोनॉमिक गोल जो है वो सेट नहीं कर पाए। Those working with Swarajis failed to support the cause of Muslim peasantry against जमींदार in Bengal। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो है वो जो स्वराजिस थे जो कि बंगाल के जमींदारों का सपोर्ट नहीं कर पाए थे, उन्होंने सपोर्ट किया इस रेवोल्यूशन का। अब देखते हैं सरकार का क्या रिएक्शन था बंगाल में। पहला पॉइंट देखिएगा, देयर वाज पैनिक एट फर्स्ट एंड देन सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज आर्म्ड विद 20 रिप्रेसिव एक्ट्स द गवर्नमेंट लेट लूज द पुलिस ऑन द रेवोल्यूशनरीज। रिप्रेसिव एक्ट्स बनाए प्रोविंशियल लेवल पर, बंगाल प्रोविंस के लिए ही रिप्रेसिव एक्ट, ऐसे कानून बनाए गए कि इकट्ठा नहीं होने देना किसी को, कोई मतलब कि पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी ना करने देना। सो दैट मींस जितने पॉलिटिकल संगठन है उनके गले घोटे गए। इन चिट्टागोंग सेवरल विलेजेस वर बर्न्ड, कई गांवों में आग लगा दी गई, क्योंकि गांव वाले भले ही वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने सूर्य सेन और उनके पूरे ग्रुप को शरण दी हुई थी। 3 साल तक जो गायब रहे हैं तो गांव गांव में तो छुपे रहे वो, तो गांव के गांव में आग लगा दी अंग्रेजों ने। ठीक है, और फाइन लगाए गए ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर संदेह रहा कि उन्होंने छुपाया हुआ है किसे? सूर्य सेन और उनके साथियों को। इन 1933 जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर sedition and given 2 year sentence because he had condemned imperialism and praised the heroism of the revolutionaries। जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिक मीटिंग में ये बोल रहे थे, वो पब्लिक मीटिंग में ये जो हीरोइज्म है, राइट, ये जो अंग्रेजों पर आक्रमण किया गया इस चीज को प्रेज कर रहे थे। वो 2 साल की जेल लगाई उन्हें सेडिशन के चार्ज के साथ। ठीक है, सो आज के सेशन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी, तो एक बार कंक्लूड करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। जो हम खाएं केवल उतना ही खाएं ताकि हमें बदहजमी ना हो जाए, राइट। सो पूरे सेशन को हम रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? सो हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो फेज आया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई, और पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार में एक गुट रहा और दूसरी साइड बंगाल में दूसरा गुट रहा, और जिसको मुख्य तौर पर हमने भगत सिंह और सूर्य सेन के 2 ग्रुप्स के रूप में देखा। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करी, आज हमने उसका कुछ बेसिक समझने की कोशिश करी। आगे आने वाले सेशंस में मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले सेशंस जरूर देखें। इस सेशन के बारे में आपका क्या मानना है, क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या पॉइंट बुरा लगा, तुरंत जो है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जो मैंने सवाल बीच में पूछे हैं
उनको कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके लाइक माइंडेड कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई साथी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इतिहास या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे मेरे इस इनिशिएटिव का। सो आज के सेशन को यहां पर कंक्लूड करता हूं मैं। अंत में सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर वो तैयारी करना चाहते हैं थॉरो तरीके से, सो सिविल सर्विसेज के लिए एक स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लिंक पे टैप करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उस कोर्स का फायदा उठाइए, ठीक है। सो आज के सेशन को मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।